Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about Indian freedom struggle from 1915 to 1919. स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि 1907 के अंदर आपका हुआ सूरत स्प्लिट, जिसके अंदर कांग्रेस दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गई। उसके साथ साथ हमने एक चीज और देखी, जो मेजर एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जैसे आपके तिलक जी थे और लाला लाजपत राय जी थे और बिपिन चंद्र पाल थे, सबको जेल हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा जेल में किसको जाना पड़ा? बाल गंगाधर तिलक को, जिनको 6 इयर्स के लिए जेल के अंदर जाना पड़ा। तो जो 1907 से लेकर 1914 ये आपका टाइम पीरियड था, ये काफी काम टाइम पीरियड था, और इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी मेजर चेंजमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर नहीं आया। इस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ एक मेजर चेंजमेंट आया, वो आपका आया 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई, और जिस एक्ट ने काफी जो इंडियन सेंटिमेंट्स थे उनको काफी तरीके से हर्ट किया। उसके अलावा इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। फिर 1914 में आपकी एक रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट हुआ, जिसको हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में कवर करेंगे, और 1914 में ही जो तिलक जी थे वो जेल से बाहर आ गए। उसके बाद क्या हुआ? 1915 में तिलक जी ने और कुछ और इम्पोर्टेंट लीडर्स ने होम रूल मूवमेंट की स्टार्टिंग की। उसके साथ साथ सेम ईयर में ही 1915 के अंदर ही गांधी जी वापस इंडिया आ गए, और उनके बाद उन्होंने भी जो उनके साइड का काम था कि वो आए, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स किए। और ये सेम टाइम पीरियड 1914 से लेकर 1918 तक आपका वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था, जिससे भी इंडियंस काफी डिस्टर्ब थे, बिकॉज वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, बट क्योंकि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इंक्लूड था, तो उनको भी जबरदस्ती इंक्लूड होना पड़ा, जिसके अपोज में ही ये होम रूल एजुटेशन जो था, होम रूल मूवमेंट थी, वो तिलक जी ने और बाकी लीडर्स ने स्टार्ट की थी। तो अभी हम इन सारी चीजों को वन बाय वन कवर करेंगे। 1909 के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट भी बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों थे, इनमें से ये दोनों उस टाइम पीरियड के वायसरॉय ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया थे, इसलिए इनके नाम से भी जाना जाता है, और जीओआई एक्ट 1909 से भी जाना जाता है। इस एक्ट से मेजर चेंजमेंट ये आया था कि इस एक्ट ने क्या प्रोविजन लेकर आया। ये एक्ट, इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि मुस्लिम्स की जो पहले से ही एक फीलिंग थी कि वो अलग है, इंडिया उनका नहीं है, वो और ज्यादा ट्रिगर्ड हो गई। बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसके चलते ही उन्होंने इस एक्ट को लेकर आए, जिससे कि वो फीलिंग लोगों के मन में और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। उसके अलावा उन्होंने और काफी चेंजमेंट किए। उन्होंने इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस होंगे, और जो मेंबर्स होंगे वो कैसे इलेक्ट होंगे? इलेक्टोरेट कॉलेज से इलेक्ट होंगे। और इलेक्टोरेट कॉलेज के अंदर कौन कौन होंगे? उस टाइम पीरियड तक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का ऑप्शन नहीं था कि सभी इंडियंस वोट करेंगे, नहीं। उस टाइम पीरियड तक वोट कौन कौन करते थे? जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, रिच ट्रेडर्स, मर्चेंट, ग्रुप ऑफ टीचर्स, जो भी एजुकेटेड क्लास थी और ट्रेडर क्लास थी, सिर्फ उनके पास हक था वोट करने का। तो वही उस टाइम पीरियड तक वोट करते थे। और क्या बोला गया? द ऑफिशियल मेजोरिटी फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अबॉलिश्ड, बट इट वाज रिटेन्ड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक तो आपको ये समझना है कि उस टाइम पीरियड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव का क्या मतलब था, जो आज के टाइम पर स्टेट लेजिस्लेटिव का मतलब होता है। आज के टाइम पर हमारी कंट्री में दो गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे इंडिया को हैंडल करती है, और फिर सभी स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है। उस टाइम पीरियड के अंदर जो कंट्री थी वो प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड थी, तो हमारी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी और एक पूरे सेंटर की, पूरी इंडियन टेरिटरी की अलग से गवर्नमेंट होती थी। The Indian members were now allowed to vote on a separate budget items, and they were also allowed to ask supplementary questions and introduce resolution. यहाँ से कुछ कुछ पावर इंडियंस को मिलना स्टार्ट हो गई थी। अब वो बजट के ऊपर कुछ अपने व्यूज रख सकते थे, क्वेश्चंस पूछ सकते थे ब्रिटिश अथॉरिटी से, सारी चीजें कर सकते थे। बट सबसे बड़ा
इस रिफॉर्म का सेटबैक क्या था? आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, बिकॉज 1906 में मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी, अब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल चुका था, जिनसे कि वो पार्टीशन की जो फीलिंग थी वो यहाँ से बिल्कुल एक अच्छे वे में, मतलब वैसे तो बुरा था बट उस टाइप से ट्रिगर्ड होना स्टार्ट हो चुकी थी। और उस फीलिंग को और ज्यादा ट्रिगर्ड करने के लिए एक और चीज उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट से की, वो ये था कि जो क्वालिफिकेशंस थी, इनकम क्वालिफिकेशंस मुस्लिम्स की, was kept way lower than the other communities. In fact, it was half of the Hindus and one Indian member was to be appointed to the Viceroy Executive Council. कि उन्होंने इनकम क्वालिफिकेशंस के अंदर भी मुस्लिम और हिंदूज के अंदर काफी डिफरेंस रखा, जिनसे कि वो अपने आप को और अलग समझने लगे। और एक प्रोविजन ये भी ऐड किया कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें अब एक इंडियन मेंबर हो सकता है, इससे पहले एक भी इंडियन नहीं होता था और यहाँ से एक मेंबर उसके अंदर हो सकता है। अब आप मुझे सर्च करके बताओ कि पहले इंडियन कौन थे जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो उस टाइम के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, कांग्रेस थी, उनको इस एक्ट से कोई भी सेटिस्फिकेशन नहीं हुआ, बिकॉज वो इस एक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए, बिकॉज इस एक्ट से उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। दिस इज ऑल अबाउट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब हम मूव करते हैं होम रूल मूवमेंट, जो तिलक जी के जेल से आने के बाद स्टार्ट हुई। मेन मोटो इस मूवमेंट का था, ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी किसके रिस्पॉन्स में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिस्पॉन्स में। नियर अबाउट ये मूवमेंट चली आपकी फ्रॉम 1916 टू 1918। इस मूवमेंट के अंदर काफी लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, जीएस खापरडे, एस सुब्रमण्यम अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। बट मेन दो लीडर इस मूवमेंट से सामने आए, एक बाल गंगाधर तिलक जी और एक एनी बेसेंट। ये दोनों इस मूवमेंट के जो एक मेन फेस थे वो ये दोनों थे। उसके अलावा इस मूवमेंट की क्या डिमांड थी कि ये चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट मतलब इंडिया की गवर्नमेंट जो इंडिया के लिए काम करे और इंडियंस की बनी हुई गवर्नमेंट हो अंडर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कि हाँ ब्रिटेन के अंडर ही रहें लेकिन जो गवर्नमेंट हो वो इंडियंस की हो। ये इस मूवमेंट का प्राइम मोटो और प्राइम ऑब्जेक्टिव आप मान सकते हो। अब उसके बाद इस मूवमेंट को प्रोसीड कैसे किया गया? जो महाराष्ट्र वाला रीजन था वो तिलक जी ने हैंडल किया और जो बाकी एरियाज थे इंडिया के वो एनी बेसेंट ने हैंडल किए। कॉजेज सिंपल थे, एक तो ये एक्ट से अनसेटिस्फिकेशन था, फिर कांग्रेस जो स्प्लिट हुई थी 1907 में वो भी 1916 तक वापस रीयूनाइट हो चुकी थी। जैसा कि हमने कांग्रेस सेशंस को जब रीड किया था, जब हमने देखा भी था कि 1916 तक कांग्रेस दोबारा रीयूनाइट हो चुकी थी। और एक आपका वर्ल्ड वॉर 1 जो उस टाइम पर चल रहा था वो भी एक वन ऑफ द रीजन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज थे। इसके अलावा 1914 में भी आपका एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, कुमारगातु इंसिडेंट, जिसको हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब देखते हैं तिलक जी ने कैसे इस मूवमेंट को प्रोसीड किया और एनी बेसेंट ने कैसे इस मूवमेंट को प्रोसीड किया। इन अप्रैल 1960 तिलक एस्टेब्लिश द इंडियन होम रूल लीग। द फर्स्ट होम रूल लीग मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय तिलक टुक प्लेस इन बेलगांव। पहली मीटिंग कहाँ हुई? बेलगांव में हुई। और जो लीग का हेडक्वार्टर वो क्या बना? पूना, जिसको अब हम पुणे कहते हैं। The scope of Tilak's league was limited to specific regions, namely महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार। स्पेसिफिक ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर ही था और कुछ एक्सटेंड इन एरियाज में भी था। लीग की टोटल 6 ब्रांचेस थी। डिमांड वही थी, सेल्फ रूल, लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशंस और एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, की जो एजुकेशन है वो इंग्लिश के अलावा भी बाकी लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जाए। अब एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने भी क्या इस्टेब्लिश किया? ऑल इंडिया होम रूल इस्टेब्लिश किया सितंबर 1916 के अंदर। इन्होंने इस मूवमेंट की स्टार्टिंग कहां से की? मद्रास से की एंड हेड जुरिडिक्शन ऑफ द एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। इट कंसिस्टेड ऑफ 200 ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। जहां तिलक जी की 6 ब्रांचेस थी वहां इन्होंने 200 ब्रांचेस इस होम रूल लीग की बनाई। कंपेयर टू तिलक लीग, बसंत लीग हैड अ लूजर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इनका स्प्रेड का एरिया ज्यादा था बट जो इनका स्ट्रक्चर था वो तिलक जी से बेटर नहीं था उस चीज को प्रोसीड करने का।
and George Arundel served as the organizing secretary of the league. और कुछ जो सीपी रामास्वामी अय्यर थे और बीडब्ल्यू वाडिया थे उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए होम रूल के बारे में कि ये क्यों स्टार्ट हुई और कौन से मेजर लीडर थे जिन्होंने इनको हैंडल किया, कैसे हैंडल किया और फिर इसकी आउटकम्स क्या आई, कंट्रीब्यूशन क्या आया। कंट्रीब्यूशन सिंपल आया कि काफी जगह से लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जुड़ना स्टार्ट हुए। कुछ मेजर लीडर्स आप नियर अबाउट मान सकते हो कि 40,000 लोगों ने इस लीग के ऊपर ध्यान दिया और इस लीग को ज्वाइन किया। कुछ मेजर लीडर्स जो थे उस टाइम पीरियड के उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना, जो वैसे बाद में चलकर अलग हो गए, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने भी इस मूवमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं इस मूवमेंट ने एक लेवल की अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सक्सेसफुल भी हुए। बट कुछ ड्रॉबैक्स भी थे कि एट लास्ट जो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स आया, बिकॉज उस टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, उसके बाद इस मूवमेंट की जो रीच थी वो ऑटोमेटिकली खत्म होती चली गई। अब बात करते हैं अराइवल ऑफ गांधी जी। गांधी जी आए जनवरी 1915 में। अगर आपको गांधी जी की पर्सनल डिटेल्स और एक ब्रीफली आपको अगर गांधी जी के बारे में ही सारी चीजें देखनी है तो गांधी जी से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर फुल डिटेल टाइमलाइन के साथ गांधी जी की डिटेल देख सकते हैं, इंक्लूडिंग हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब वो 1915 के अंदर वापस आए। वो फेमस थे अपने साउथ अफ्रीका के कंट्रीब्यूशन, जो भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड चीजें, इसलिए वो उनको लोग जानते थे। अब क्या हुआ, उन्होंने आते ही एक साल पूरा सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को घूमा। उन्होंने जगह जगह पूरे ब्रिटिश इंडिया के अंदर ट्रेवल किया और हर जगह की सिचुएशन देखी। ये करने की एडवाइस उनको दी थी उन्हीं के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। फिर फरवरी 1916 के अंदर जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका इनॉग्रेशन था, वहां पर उनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया। उनके जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने इतना अच्छा काम किया उसको ध्यान में रखते हुए उनको वहां पर इनवाइट किया गया था। वहां पर गांधी जी ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड, और उनकी जो स्पीच थी वहां पर सभी लोगों को पसंद भी आई और इस वजह से वो इम्प्रेस भी वहां के लोग उनसे हुए। उसके बाद पहली चीज आई चंपारण सत्याग्रह, जहां से गांधी जी ने अपने इंडियन मूवमेंट्स की, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने की स्टार्टिंग की। अब चंपारण आपका रीजन है बिहार के अंदर, चंपारण नाम से जगह है। अब क्या था, एक पीजेंट थे राजकुमार शुक्ला नाम के, जो गांधी जी के पास आए और उन्होंने गांधी जी को आकर बताया कि ऐसे ऐसे हमारे चंपारण के अंदर हम फार्मर्स हैं और हम इंडिको की कल्टीवेशन करते हैं, बट इंडिको की कल्टीवेशन के अंदर उनको टैक्सेस का इशू था, बिकॉज एक तो इंडिको की कल्टीवेशन होती भी बहुत मुश्किल है और उसके बाद टैक्सेस का उनको प्रॉब्लम था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डेप्थ में थे और उनके पास कुछ भी नहीं बच रहा था और उनके पास उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं था। ऐसे करके उन्होंने गांधी जी को सारी चीजें बताई। फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो चंपारण राजकुमार शुक्ला जी के साथ जाएंगे और उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेन उस सिस्टम को क्या कहते थे, तीन खातिया सिस्टम कहते थे, जिसके अंदर पीजेंट को क्या करना पड़ता था, पहले तो इंडिको ही वो फोर्सफुली ग्रो कर रहे थे, बिकॉज इंडिको उनके काम की भी नहीं थी और इंडिको से सॉइल फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, और साथ में उनको क्या करना पड़ता था कि टैक्स से भी प्रॉब्लम थी और इंडिको कल्टीवेशन से भी प्रॉब्लम थी। और ये तीन खातिया सिस्टम से क्या होता था कि आपको आपके टोटल लैंड के 3/20 पार्ट के अंदर इंडिगो कल्टीवेट करनी ही करनी पड़ेगी, ये इस सिस्टम से का मतलब था। अब गांधी जी वहां पर आए, उन्होंने अथॉरिटीज से बात की, तो और अथॉरिटीज ने उनकी बात नहीं मानी और गांधी जी को बोला कि आप यहाँ सर चले जाओ, बट गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और गांधी जी वहां से नहीं गए। और गांधी जी ने क्या किया, एक कमिटी अपॉइंट की, लॉयर तो वो थे ही तो उनको हर चीज की नॉलेज भी थी, तो उन्होंने एक कमिटी अपॉइंट की और उस कमेटी के अंदर सारी चीजों के बारे में बात किया और अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये निकला कि गांधी जी की बात सुनी गई और एक कॉम्प्रोमाइज की सेटलमेंट हुई और उसके बाद कुछ 25% ऑफ द मनी थी वो पीजेंट्स की माफ कर दी गई और इस तरह से वो मैटर थोड़ा सा सॉल्व हो गया, जिससे गांधी जी
और ज्यादा फेमस होना स्टार्ट हो गए। और कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उस टाइम पीरियड के अंदर जिन्होंने इस चीज के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बाद में चलकर फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, नरहरि पारेख एंड जेपी कृपलानी। ये सभी भी गांधी जी से इसी इंसिडेंट के दौरान जुड़े। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट गांधी जी ने की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब यहाँ पर इशू क्या था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर इशू था कि उस टाइम पीरियड पे एक तो प्लेग का टाइम पीरियड चल रहा था कि प्लेग से लोग वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान थे, उसके ऊपर लोगों को उनकी सैलरी, जो मिल वर्कर्स थे उनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, बिकॉज एक तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत और उसके बाद भी उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कट डाउन की जा रही थी और उनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम गांधी जी के साथ शेयर की, बिकॉज उन्होंने स्टोरी सुनी थी कि ऐसे ऐसे जो चंपारण के अंदर गांधी जी ने प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो उनको लगा गांधी जी उनकी भी कर देंगे, और उनका ऐसा सोचना भी सही था बिकॉज गांधी जी ने अल्टीमेटली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। तो गांधी जी उनके साथ जुड़े। रिक्वेस्ट किसने की थी, अनुसुया साराबाई नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब गांधी जी ने यहाँ पे सोल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने स्ट्राइक की फास्ट ऑन टू दैट, कि वो फास्ट पर रहेंगे जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती या फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो उन्हीं की इस रीजन की वजह से जो उनका ये वेपन था फास्ट ऑन टू डेथ, ये काम कर गया और वहां के जो वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी वेजेस की वो सॉल्व हो गई। इस तरह से गांधी जी की पॉपुलैरिटी यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है खेड़ा सत्याग्रह। अब दो जगह पर हमने देख लिया था गांधी जी को लोगों ने, तो अब यहाँ पर भी, जब यहाँ पर क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था कि क्रॉप की कल्टीवेशन थी, क्रॉप फेलियर हो गया था, बट फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो टैक्स की डिमांड कर रही थी और जो पीजेंट्स थे वो टैक्स नहीं देने के कैपेबल नहीं थे बिकॉज उनकी क्रॉप फेल हो चुकी थी। इसी रीजन को लेकर उन्होंने भी गांधी जी से कांटेक्ट किया। गांधी जी यहाँ पर आए और यहाँ पर भी उन्होंने जो वहां के खेड़ा के जो पीजेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और जो उनका टैक्स था वो ब्रिटिशर्स से नियर अबाउट मोर देन 25% माफ करा दिया। और इस तरह से यहाँ पर भी गांधी जी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। यहाँ पर वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नरहरि पारेकर, इंदुलाल याग्निक, इन लोगों से यहाँ पर भी वो जुड़े। इस तरह से ही गांधी जी ने जो छोटी छोटी प्रॉब्लम की, ऐसे ही वो लोगों से जुड़ते गए जिन्होंने बाद में चलकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा माना जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह को फर्स्ट नॉन कॉपरेशन भी आप कह सकते हो बाय गांधी जी। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो चंपारण सत्याग्रह है उसको फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस भी बोला जाता है, बिकॉज गांधी जी को ऑर्डर दिया गया था कि तुम चले जाओ, बट उन्होंने ऑर्डर नहीं माना और वो वहीं पर रहकर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इवेंट्स थे जिनसे गांधी जी की पॉपुलैरिटी काफी हद तक इंप्रूव हुई, जिसके बाद ही गांधी जी ने बाद में चलकर 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग की। अब 1918 तक तो हो गया, उसके बाद जो ईयर आया आपका 1919, काफी इंपॉर्टेंट ईयर रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट रहा, बिकॉज 1918 तक आपका वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था। 1919 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए। एक तो आपका आया GOI एक्ट 1919 जिसने काफी चीजें चेंज की, जिसके अंदर जो प्रोविजंस थे वो गवर्नमेंट को, इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसके अलावा आपका एक था खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई जो भी एक मेजर सेटबैक था फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक आपका रॉलेट एक्ट लेकर आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे भी इंडियंस बिल्कुल खुश नहीं थे और उसका भी काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसके अलावा सबसे वर्स्ट जो हुआ वो था आपका जलियांवाला बाग मैसकर, वो था सबसे वर्स्ट। तो अब वन बाय वन हम इन सभी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेग्यू कैमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है बिकॉज ये उस टाइम पीरियड के वायसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। अब ये आया, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर पावर्स डिवाइडेड थी। सेंट्रल के लिए अलग से प्रोविजन दे रखे थे
जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है उसके लिए अलग से प्रोविजंस इसके अंदर मेंशन थे। अब अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड इसका सिर्फ इतना ही था कि एक तो आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, दूसरा एक लोग काफी ज्यादा, जो रोलेट एक्ट था वो इस एक्ट से पहले आ चुका था और उससे लोग काफी परेशान थे, तो इनको वो भी दिख रहा था कि यस इंडिया की सिचुएशन चेंज होती उनको काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो इसीलिए ये फिर इस रिपोर्ट को लेकर आए, इस एक्ट को लेकर आए जो आया 1919 में और इम्प्लीमेंट हुआ 1921 के अंदर। अब पहले देखते हैं प्रोविंशियल, जो प्रोविंसेस थी उनकी गवर्नमेंट के अंदर क्या चेंजेस आए, फिर हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या चेंजेस आए। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजमेंट था डायरची सिस्टम, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। डायरची का सिस्टम क्या होता है कि जो ब्रिटिश हैं वो उनकी पावर अलग होंगी, जो ब्रिटिश मिनिस्टर है प्रोविंसेस के अंदर, और जो इंडियन मिनिस्टर है प्रोविंसेस के अंदर उनकी पावर अलग होगी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 1919 का एक्ट आया उससे जो डायरची सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर हुआ था, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेम बिकॉज आपका जो बाद में जीओआई एक्ट 1935 आया उससे क्या हुआ था, 1935 के एक्ट में क्या हुआ था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डायरची सिस्टम हटा दिया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरची सिस्टम को लगा दिया गया था। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखनी है बिकॉज स्टेटमेंट इसी टाइप से आती है यूपीएससी में और फिर वहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। और 1935 इस बार के 2024 के प्रीलिम्स में आया भी था, तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान सकते हो कि 25 में 1935 तो नहीं आएगा, बट फिर भी हमें करना है उसको। एग्जीक्यूटिव में क्या हो गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स देखें तो कुछ सब्जेक्ट इधर ट्रांसफर हुए, कुछ इधर हुए। फिर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड में और रिजर्व्ड में। रिजर्व जो ब्रिटिशर्स का जहां पर ज्यादा होल्ड होगा, और ट्रांसफर जो इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, ब्रिटिश भी फैसला ले सकते हैं और इंडियंस भी फैसला ले सकते हैं। इस तरह से चीजें डिवाइड हुई। अब लेजिस्लेचर की बात करें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 expanded the provincial legislative council with 70% of members elected, but key limitation persisted and the diarchical system restricted Indians' control to less critical areas while essential sectors like finance and law remained under British authority. तो सिंपल था कि अब इस एक्ट के बाद जो 70% मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे, सिर्फ 30 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे इलेक्शंस के टाइम पीरियड के अंदर। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो थे जैसे फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लॉ इंपॉर्टेंट होता है, वो तो ब्रिटिश ही संभाल रहे थे। यहाँ तक भी इस एक्ट के अंदर भी यही आया था कि ब्रिटिशर्स ही संभालेंगे और जो बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट हैं एजुकेशन वगैरह हैं उनको इंडियंस भी संभालेंगे और ब्रिटिशर्स भी संभालेंगे। 8 प्रोविंसेस के अंदर डायरची सिस्टम बिल्कुल कंप्लीटली लागू कर दिया गया। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आपका यूपी वाला एरिया, सेंट्रल प्रोविंसेस जो नीचे एमपी वगैरह वाला रीजन है, फिर बॉम्बे, मद्रास एंड पंजाब। वुमेन को भी राइट टू वोट मिला। एज वगैरह मेंशन नहीं की गई, बस जो मेजर वुमेन्स थी, जो फेमस वुमेन थी, उनको भी राइट टू वोट यहाँ पर मिला। तो ये कुछ मेजर चीजें थी। और जो इंडियंस थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो रिजेक्ट कर सकती थी जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा बजट पास कर रही है, बट उनके पास कोई मेन अथॉरिटी नहीं थी, वो सिर्फ अपने सजेशन दे सकती थी, रिजेक्ट कर सकती थी। अल्टीमेटली जो अथॉरिटी थी वो तो मेन गवर्नर्स के पास, मेन वायसरॉय के पास ही अब तक थी। वहीं अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सेंट्रल एक प्रोविंशियल। प्रोविंशियल गवर्नर जनरल अथॉरिटी रही, एक वायसरॉय की सेंट्रल पावर रही, उस तरह से रोल्स को डिवाइड किया गया। और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेटर की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस बना जिसके अंदर 60 मेंबर होंगे, जिसमें से जो 26 होंगे वो नॉमिनेट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो 34 होंगे वो इलेक्ट करेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। इस तरह से ये सारा डिवीजन किया। आपको मेन याद रखना है डायरची वाला पार्ट, मेजरली इस एक्ट से वही पूछा जाता है। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें जो 1909 से इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था, उसको अब और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया था, उसमें सिख भी इंक्लूड कर दिए गए थे। तो आपको ये मेजर चीजें ज्यादा याद रखनी है। अब रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग, ये दोनों चीजें देखते हैं। दोनों बैक टू बैक हुए, 1919 में ही दोनों चीजें हुई। रोलेट एक्ट के अंदर क्या था
कि ये एक्ट था मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया। इस एक्ट में क्या था कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी एरिया के अंदर खड़े हो, आपके साथ 4 से 5 लोग और खड़े हैं, आपके पास पुलिस ने आपके पास आई, आपसे कुछ नहीं पूछा आप क्यों खड़े हो क्यों नहीं खड़े हो, पुलिस आपके पास आई, आपको अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल सिंपल। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि पुलिस आपको आके रीजन बताती है, अरेस्ट वारंट लेकर आती है, फिर आपको पता चलता है, आप अपने लॉयर को बात कर सकते हो, आप अपने फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म। नहीं, वो सिंपल था कि पुलिस है, पुलिस को लगा कि हाँ ये सस्पेक्ट है, इसने कुछ किया होगा, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, और उसको अरेस्ट कर लिया। इस टाइप से जो पुलिस थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही थी, और उसने बिना वजह काफी लोगों को बिना बात के डिटेन किया, काफी ज्यादा अरेस्ट जो थे वो होने लगे, जो बात इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और वो इसके पूरे बिल्कुल ही अपोज में थे। बिकॉज 4 लोगों का इकट्ठा खड़ा होना ही मुश्किल हो गया था, बिकॉज खड़े देखते ही वो अरेस्ट कर रहे थे। तो इसी के प्रोटेस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया 14 फरवरी 1919 को, और कुछ ही दिनों में 8 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर पे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब वो थे जेल में। उसी टाइम पीरियड पे हुआ आपका जलियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी हुई, वो उसी टाइम पीरियड के अंदर हुई। वो कब हुई? 13 अप्रैल, बैसाखी वाले दिन को। अब हम इसको देखते हैं ब्रीफ के अंदर। 13 अप्रैल 1919 को एक टर्निंग पॉइंट आया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। बिकॉज आज तक ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ किया था, बट इतना वर्स्ट करेंगे इसकी एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं थी। बैसाखी का दिन था, काफी अच्छा दिन था। उस दिन क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग ग्राउंड के अंदर सभी लोग इकट्ठे हुए। किसने इकट्ठे किए थे? 2 इंसानों ने इकट्ठे किए थे। वन इज सत्यपाल एंड सेकेंड वन इज सफुद्दीन किचलू। इन दोनों लीडर्स ने वहां पर लोगों को इकट्ठा किया था। किसी भी इंसान के पास वहां पर कोई आर्म्स नहीं थे, कोई हथियार नहीं थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए वहां पर उनको इकट्ठा किया गया था। मेनली जो किसके अगेंस्ट था? रोलेट एक्ट के अगेंस्ट ही था, और उसी से रिलेटेड डिस्कशन के लिए वहां पे किया गया था। बट उसी टाइम पीरियड पे एक ब्रिटिश के ब्रिगेडियर जनरल थे, जनरल डायर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सभी दरवाजे जलियांवाला बाग के बंद करवाए, और 90 सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि ओपन फायर करो क्राउड के ऊपर। अब इतना क्राउड था, फायर के बस उनके लोग इधर उधर जाने लगे, बट सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, और लोग काफी डेथ हुई, काफी ही कैजुअलिटीज आई, जिसका कोई आइडिया नहीं है। आज भी आपको गूगल पे डाटा मिलता है, बट आप उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो डाटा, कहीं आपको कुछ मिलेगा, कहीं कितने हजार लोग मारे गए उसका कोई भी आइडिया नहीं है। और ये सबसे वर्स्ट मोमेंट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, जब से ब्रिटिशर्स आए थे। अब इससे काफी चीजें चेंज हुई। यहाँ पर पूरी इंडिया का दिल इतना ज्यादा सॉफ्ट हो गया कि अब उनको चाहिए था कि अब बस ये यहाँ से चले जाए, और यहाँ से एक अलग लेवल का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एक अलग लेवल का पेस पकड़ा, और यहाँ से जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट्स थी वो और ज्यादा मूव हो गई। सभी के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इंक्रीज हो गई, सभी में एक यूनिटी आ गई कि अब बस हमें ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, जो भी जलियांवाला बाग में हुआ उसके ऊपर अपनी क्या कैलकुलेशंस दी। कुछ ब्रिटिशर्स ने तो जनरल डायर को अप्रिशिएट किया उनके काम के लिए, लेकिन कुछ ने क्रिटिसाइज भी किया। एक कमीशन बिठाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। अगर कोई हमसे पूछे कि हंटर कमीशन क्यों आया था, वैसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कुछ एग्जाम्स के अंदर, कि एक हेडलाइन में कि हंटर कमीशन और मैच द फॉलोइंग में। हंटर कमीशन था जो भी जलियांवाला बाग में हुआ, उसमें जो जनरल डायर थे उनकी गलती थी नहीं थी, पूरी इंक्वायरी जो होती है उसके लिए हंटर कमीशन को स्टेब्लिश किया गया था। बट इस कमीशन ने जो भी बताया, इस कमीशन ने भी डायर को ज्यादा गिल्टी नहीं बताया, और कोई भी एक्शन डायर के ऊपर नहीं लिया गया, जिससे इंडियंस और ज्यादा हर्ट हो गए। फिर एक मूवमेंट और थी 1990 में ही, खिलाफत मूवमेंट। देखो, ये रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और सेम खिलाफत मूवमेंट, ये कुछ ऐसे एक्शंस थे जिनके बाद मजबूर हो गए थे, गांधी जी भी जेल से बाहर आ गए थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई 1920 के अंदर। वो इन्हीं सभी
से कंबाइन थी। इन सभी का जो बदला था वो 1920 की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो एक्शन था 1920 का, वो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से था। और 1920 की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पूरे इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया। ऑल्दो वो मूवमेंट बाद में चलकर फेल हो गई, गांधी जी ने खुद ही विड्रॉ कर ली चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद, बट मेजर रीजंस यही थे। और उस मूवमेंट ने पूरे इंडिया का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया, और पीजेंट्स, वुमेन, बच्चे, ट्रेडर्स, सभी ने, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, टीचर, सबने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी किया। अब बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या थी। खिलाफत मूवमेंट ये थी कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, जिसके अंदर जो टर्की था वो हार गया था। अब टर्की हार गया था वो ठीक था, बट जो टर्की के खलीफा थे उनको इस्लामिक उसमें काफी बड़ा माना जाता था। अब उनको काफी उनकी रिस्पेक्ट थी, काफी उनको बड़ा माना जाता था। अब जब उनकी इंसल्ट की ब्रिटिशर्स ने, उनसे जो मुस्लिम्स थे वो काफी हर्ट थे, बिकॉज वो उनको अपना उलेमा मानते थे, अपना खलीफा मानते थे, तो फिर इसलिए वो काफी ज्यादा हर्ट थे। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट यहाँ पर स्टार्ट किया। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर गांधी जी ने ये सोचा कि दिस इज द राइट टाइम। उस टाइम पीरियड के अंदर गांधी जी ने सोचा कि ये अच्छा टाइम है कि अब मुस्लिम्स को बोला जाए कि आप मूवमेंट कर रहे हो, जो मुस्लिम्स की मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट, कि उसमें हम हिंदूज आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट करो, और एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ हम मूवमेंट को प्रोसीड करते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालते हैं। इसीलिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का वन फैक्टर था कि वहां पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी दोबारा से देखी गई। वहां तक एक होप थी कि हाँ पार्टीशन नहीं होगा और दोबारा से हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर काफी ज्यादा यूनिटी देखी गई, बिकॉज ये मूवमेंट चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। इसके अंदर गांधी जी ने उनका साथ दिया और उनको ये बोला कि हम भी आपके हक की बात करेंगे और हम भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपके साथ खड़े होंगे और आप भी हमारा साथ दो। अब 9 जून 1920 को क्या हुआ, जो खिलाफत कमेटी थी एट इलाहाबाद, उन्होंने गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन वाले सजेशन को एक्सेप्ट किया और गांधी जी के साथ मूवमेंट के अंदर जुड़ गए, जिसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की 1920 के अंदर स्टार्टिंग हुई। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसके बाद गांधी जी जेल चले गए, उसके बाद साइमन कमीशन आया, इलेक्शंस हुए, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, कुछ ब्रिटिशर्स ने, मुस्लिम लीग्स ने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की। सब कुछ हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। होपफुली आप हिस्ट्री को कनेक्ट कर पा रहे होगे, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी, कि कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, वो वही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को समझने के लिए। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो तो आप कहीं से भी याद कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर मेरी क्लासेस को ध्यान से सुन रहे हो तो मेरी क्लासेस और बस एक बार स्पेक्ट्रम को रिवाइज कर लेना, उसके बाद आई विल गारंटी यू कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड प्लीज लाइक